हे एवरीवन, आई एम हर्षप्रीत और आप देख रहे हैं लॉ आर्कीज। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आज हम लोग सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे विच टॉक्स अबाउट रूल ऑफ रेस जेस्टी। इसमें हम लोग सेम ट्रांजैक्शन, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको समझेंगे और इसके इंपॉर्टेंट केस लॉज पढ़ेंगे। ठीक है, तो रूल ऑफ रेस जेस्टे है क्या? रूल ऑफ रेस जेस्टे इज अ लैटिन फ्रेज विच मीन्स थिंग्स डन। ये बताता है कि कुछ ऐसे फैक्ट्स जो फैक्ट इन इशू से इतने ज्यादा कनेक्टेड हैं कि दे फॉर्म द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। सारे फैक्ट्स जो ऐसे हैं जो फैक्ट इन इशू से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, तो उनको हम लोग रेलिवेंट फैक्ट मानेंगे, मतलब दे विल बी कंसिडर्ड एडमिसिबल इन द कोड ऑफ जस्टिस। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ, और आप ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये टायर क्यों रखा है। ये इसलिए रखा है कि जो मैं बोल रही हूँ वो आपको समझ आ सके। तो सपोज यहाँ से बहुत स्पीड में एक ट्रक चल के गया और मैंने उस ट्रक को बहुत स्पीड में जाते हुए देखा। फिर मैं अपने रास्ते आ गई, ट्रक चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे बहुत जोर से एक्सीडेंट की आवाज सुनाई देती है। आई रश टू दैट स्पॉट। वहां जाके मुझे एक इंजर्ड पर्सन मिलता है। ही टेल्स मी कि एक स्पीडिंग ट्रक आया था, उसने मुझे टक्कर मारी और मेरा ये हालत हो गई। अब ना मैंने वो एक्सीडेंट होते हुए देखा है, ना मैं उस स्पॉट पे प्रेजेंट थी, लेकिन हाँ मैंने स्पीडिंग ट्रक देखा था, मुझे आवाज आई, आई रश टू दैट स्पॉट और वहां पे मुझे इंजर्ड पर्सन मिला जिसने मुझसे कहा कि स्पीडिंग ट्रक आया था, उसने मुझे टक्कर मारी। तो यहाँ पे मेरा जो टेस्टिमनी है, मेरा जो एविडेंस है वो हियरसे है। मैंने डायरेक्टली नहीं देखा है। माई एविडेंस इज नॉट डायरेक्ट, माई टेस्टिमनी विल बी नॉट डायरेक्ट। ठीक है, सुनी सुनाई है, इट इज हियरसे। वैसे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हियरसे एविडेंस जो होते हैं, मतलब जब हमने डायरेक्टली वो चीज नहीं देखी है, वो एडमिसिबल कोर्ट में नहीं होते हैं। लेकिन सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज एक्सेप्शन। इसमें रूल ऑफ रेस जेस्टे इज एक्सेप्शन ऑफ हियरसे। इस सेक्शन के अंडर जो हियरसे एविडेंस होते हैं, दैट आर दोज एविडेंसेस आर कंसिडर्ड एडमिसिबल इन कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो यहाँ पे सारे जो फैक्ट्स हैं दे आर गेटिंग कनेक्टेड, वो एक ट्रांजैक्शन का पार्ट बन रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सेम ट्रांजैक्शन क्या होता है, राइट? तो सेम ट्रांजैक्शन यही है कि देयर आर ग्रुप ऑफ फैक्ट्स which are so connected together that they can be seen as a single legal name। वो एक ऐसे फैक्ट्स हैं that they are forming a continuous action। वो एक कंटिन्यूअस एक्शन बता रहे हैं। जैसे हम लोग ने अभी एग्जाम्पल भी देखा कि मुझे आवाज आई और मैंने स्पीडिंग ट्रक को टक्कर मारते हुए नहीं देखा था, लेकिन हाँ मैंने स्पीडिंग ट्रक जाते हुए देखा था। तो ये कंटिन्यूअस एक्शन दर्शा रहा है। तो दिस इज व्हाट इज सेम ट्रांजैक्शन। तो अब हम लोग केस लॉज पे आते हैं। केस लॉ पहला है इंपॉर्टेंट, आर वर्सेस फॉस्टर। जो अभी हम लोगों ने सिचुएशन डिस्कस करी, ये आर वर्सेस फॉस्टर के ही फैक्ट्स थे कि इसमें एक मैन होता है, वो स्पीडिंग ट्रक जाते हुए देखता है और वो फिर अपने रास्ते चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसको एक्सीडेंट की आवाज आती है। देन ही रशेस टू दैट स्पॉट। वहां जाके उसे इंजर्ड पर्सन मिलता है जो उसे बताता है कि एक स्पीडिंग ट्रक आया था, उससे मेरी टक्कर हुई और मेरा ये हाल हो गया। और उसने डायरेक्टली तो नहीं देखा, उसका टेस्टिमनी हियरसे थी, लेकिन सेक्शन 6 के अंडर वो सेम ट्रांजैक्शन फॉर्म कर रहा था, एक कंटिन्यूअस एक्शन फॉर्म कर रहा था, इसलिए उसको एडमिसिबल माना गया कोर्ट ऑफ जस्टिस में। दूसरा एक इंपॉर्टेंट केस है रटन वर्सेस रेजिना। इस केस में क्या होता है कि एक लेडी होती है, वो टेलीफोन ऑपरेटर को कॉल करती है और कहती है माई लाइफ इज इन डेंजर, मैं बचूंगी नहीं, और फोन एब्रप्टली अचानक से कट हो जाता है। तो टेलीफोन ऑपरेटर जो होते हैं वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस को लेके उनके घर पहुंचते हैं। तो पुलिस वहां पे देखती है कि लेडी डेड पड़ी हुई हैं और उनके उस स्पॉट में केवल उनके हस्बैंड वहां पे प्रेजेंट हैं। तो टेलीफोन ऑपरेटर की जो टेस्टिमनी होती है वो भी उन्होंने, मतलब डायरेक्ट एविडेंस नहीं था उनके पास, उन्होंने हस्बैंड को मारते हुए नहीं देखा, उनकी वाइफ को उनका मर्डर करते हुए नहीं देखा, लेकिन इसमें हस्बैंड को लायबल बताया जाता है और टेलीफोन ऑपरेटर की टेस्टिमनी कोर्ट में एडमिसिबल मानी जाती है। और एक केस और था समल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इट इज एन इंडियन केस। इस केस में
एक हस्बैंड होते हैं, वो अपनी वाइफ का मर्डर कर रहे होते हैं और उनके बच्चों की रोने की आवाज, बच्चे ये सीन देख के बहुत जोर जोर चिल्ला के रो रहे होते हैं और उनके बच्चों की रोने की आवाज उनके नेबर्स ने सुनी होती है। तो नेबर्स ने यहाँ पे उनको डायरेक्टली मर्डर करते हुए देखा नहीं था, लेकिन हाँ बच्चों की रोने की आवाज और उसी टाइम पे उनका मर्डर होना, तो उनके नेबर्स की जो टेस्टिमनी थी दैट वाज कंसिडर्ड एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो जो हम लोग ने अब तक तीनों केसेस पढ़े, आर वर्सेस फॉस्टर, रटिन वर्सेस रेजिना और संवल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इन तीनों केसेस में हियरसे एविडेंस को कोर्ट ऑफ जस्टिस में एडमिसिबल माना गया। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है आर वर्सेस बेडिंगफील्ड, जिसमें रूल ऑफ रेस जेस्टे को एक्सेप्ट नहीं किया था जस्टिस कुकबर्न ने। जज का नाम था कुकबर्न, जस्टिस कुकबर्न ने रूल ऑफ रेस जेस्टे को इस केस में एक्सेप्ट नहीं किया था। इस केस के फैक्ट्स क्या हैं? इस केस में एक लड़की होती है, वो अपने फ्रेंड हैरी के साथ रह रही होती है। कुछ टाइम साथ रहने के बाद उन दोनों के रिलेशनशिप्स खराब होने लगते हैं और हैरी उसके गले पे नाइफ से अटैक करता है और उसका गला काट देता है। वो वैसे ही हालत में पड़ोस में उसके हैरी की आंट रह रही होती हैं, उनके घर जाती है और कहती है सी व्हाट हैरी हैज डन टू मी। इतना बोल के वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे जो हैरी की आंट का स्टेटमेंट है कोर्ट में, वो एडमिसिबल नहीं माना गया, क्योंकि यहाँ पे हैरी की फ्रेंड ने जो कहा सी व्हाट हैरी हैज डन टू मी, इससे क्लियर नहीं हो रहा है कि वो हैरी ने ही उसके गले पे नाइफ मारा, राइट? उसने ये डायरेक्टली नहीं कहा कि हैरी ने देखो मेरे गले पे नाइफ मार दिया, उसने कहा देखो हैरी ने मेरे साथ क्या किया। तो दिस इज नॉट मेकिंग इट क्लियर दैट हैरी हैज डन द मर्डर ऑफ दैट गर्ल, राइट? इससे क्लियर नहीं हो रहा है कि हैरी ने ही उसका मर्डर किया है। तो और एक और पॉइंट है कि जो स्टेटमेंट्स होते हैं इंसिडेंट होने के बाद, जैसे इसमें वो चीज इंसिडेंट हो चुका था पहले से, उसके बाद उसने स्टेटमेंट दिया कि सी व्हाट हैरी हैज डन टू मी, सो दे आर नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो आई होप आपको सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्लियर हो गया होगा और इंपॉर्टेंट केस लॉज भी आपको पता चल गए होंगे और आप इसको एग्जाम में अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे और एक ब्यूटीफुल आंसर अपनी कॉपी में लिख पाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।